मैं भगवान सिंह आज फिर इतिहास के तीसरे सोपान के साथ उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग जो इतिहास में गहरी रुचि रखते हैं, इतिहास का अध्यापन करते हैं, इतिहास की उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं या इतिहास के विषय को किसी कोर्स में किसी कंपटीशन के लिए छात्रों को तैयार करते हैं, वे स्वयं और अपने छात्रों को इसे सुनने का प्रोत्साहन करें। मैं आज भाषा और मानव विज्ञान के विषय में बात करूंगा। भाषा के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है, यावत द्यावा पृथ्वी तावती वाक्। धरती से आकाश तक जो कुछ भी है वह सब भाषा में समाहित है। और इस दृष्टि से आप किसी भी विषय पर भाषा के माध्यम से सामग्री जुटा सकते हैं और इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ तक कि विकास की क्रमरेखा को भी निर्धारित कर सकते हैं। मैं केवल वस्त्र को लूँगा और वस्त्र पर एक रोचक प्रसंग है। पुरातत्व के निदेशक और विश्वविख्यात अध्येता कुंवर सुरेश सिंह, एक बार उन्होंने एक व्याख्यान में कहा कि भारत में लगभग 5,000 या 500, मुझे याद नहीं ठीक से, 5,000 ही कहा था शायद, कि मानव समुदाय हैं, यानी जिनके खान पान रीति रिवाज और दूसरे तरह के दूसरों से भिन्न हैं और एक सीमित दायरे में हैं। मैं इससे उत्साहित होकर उनसे मिलने गया। उदय प्रकाश की अनुकंपा से, उनके फूफा जी लगते थे और अगर नहीं लगते होते तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया होता, क्योंकि जब मैंने उत्सुकता जाहिर की कि आपने ऐसा किया है और ऐसे ऐसे मानव समुदाय भारत में आए थे, तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भारत में 3 समुदायों के लोग आए हैं, एक द्रविड़, मंडारी और आर्य, और उनके ही योग से ये सारा झमेला खड़ा हुआ है। तो देर तक मुझको फटकारते रहे वो, और उसी से पता चलता है कि अगर उदय प्रकाश नहीं होते तो घर से निकाल भी देते। मैंने कहा, सुनता रहा और मुस्कुराता रहा उनकी फटकार को सुनते हुए। अंत में मैंने कहा कि थोड़ी सी मेरी भी सुन लीजिए। और फिर मैंने कहा कि देखिए, भारत की जलवायु के अनुसार वस्त्र के अनेक रूप विकसित हुए हैं, प्राचीन अवस्था से, प्राचीनतम अवस्था से लेकर के आज तक, और वे आर्य भाषा के हैं, संस्कृत के हैं, और अपने लिए बताए गए हैं कि हम पहनते थे, हम ऐसा करते थे। पहला मनुष्य नंगा रहता था। इसके लिए बहुत सारे लोग जो नंगे रहते थे उनके लिए एक अपशब्द भी प्रारंभ हो गया, नंगा। नंगा नाचे फाटे क्या, तो उसको कुछ गंवाने का नहीं है, इसलिए वो कुछ भी दुष्टता कर सकता है। उसके बाद मनुष्य को एकाएक अपने सबसे आकर्षक अंग को सुंदर बनाने के लिए, अधिक सुंदर बनाने के लिए ध्यान आया और उसने फूली हुई लताओं को अपने कमर में लपेट लिया। आपने सुना होगा, कपड़ा लत्ता, ये जो पूरक पद है, पत्ता, कपड़ा, लता, ये उसी का द्योतक है कि एक जमाने में कपड़े के साथ
कपड़े के रूप में लता का प्रयोग होता था। फिर उसके बाद लता कठोर हो जाती थी, सूख जाती थी, परेशानी करती थी, इसलिए उन्होंने मूंज की रस्सी बट करके और उसके बाद उसमें पत्ते डाल करके, आम वगैरह के सजा करके, और कमर के लिए एक आभूषण बनाया है या वस्त्र बनाया है। इसे आपने देखा होगा, इसको कहते हैं पत्रप, यानी पत्ते से ढका हुआ। निरपत्रप का मतलब है निर्लज्ज, बेशर्म। रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें कैकेयी कहती है, कैकेयी के बारे में बताया गया है कि अथ चिराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधस्वैनम् जनौघे निरपत्रपा। वह निरपत्रपा यानी कैकेयी निर्लज्ज चीर लाकर राम से सभी लोगों के सामने ही वस्त्र उतार कर और चीर पहनने के लिए कहा। ये निरपत्र जो है अपर्ण एक दूसरा शब्द बनता है। जो अपर्णा शब्द का प्रयोग हुआ है पार्वती के लिए जब तपस्या कर रही हैं, कालिदास ने इसका गलत अर्थ लिया है। अपर्णा का अर्थ लिया जब इसने पत्ता तक खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जिसने अपने अंग को पूरी तरह से नग्न हो गई और इस तरह साधना करने लगी, और उसी समय आते हैं शिव और कपाली भेष बना करके, वो कहानी आप जानते होंगे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा वस्त्र बनाया कि ये ज़रूरी नहीं है इसको, और पत्ते की तो मौंजी बनाया कि मूंछ का चारों तरफ से गर्दन और उसमें आगे पीछे कुछ लपेट लेना। मौंजी के बाद उन्होंने कुश का, क्योंकि कुश मुंह से अधिक कोमल होता है, तो उसके गाभे को चीर करके और पट्टियां बनाई और उसे आगे पीछे बांधना शुरू किया, जिससे कौशेय पहली बार कुश चीर ये शब्द बने। और वो कुश चीर बाद में भी प्रतीक के रूप में प्रयोग में आता रहा, जैसे ध्वज में कुशध्वज। इसके बाद किसी को सूझ हुई कि नरम पौधे जो हैं, रेशेदार पौधे हैं, उनके छिलकों को उतार कर और उनको गूंथ करके और पहना जा सकता है और वो अधिक टिकाऊ होगा। यह वलकल का समय है, और वलकल का जो गूदा है नहाते धोते गल जाता था और उसके रेशे उभर आते थे। रेशों से किसी को ये सूझ हुई कि इन रेशों को जैसे हम रस्सी बटते हैं उसी तरह से इनको बट करके और इनसे वस्त्र बनाया जा सकता है। वो बना कौशेय है। एक तो आप ध्यान देंगे बाद में कि जो भी शब्द किसी भी चरण के वस्त्र के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उन सभी का आगे चलकर रेशम के लिए इस्तेमाल हुआ है, सिल्क के लिए। इससे कौशेय से आगे बढ़ करके उन्होंने एक मुलायम रेशे वाला पौधा तला था, तीसी, क्षौम, क्षुमा। क्षुमा मतलब तीसी और क्षौम माने उसके रेशे से बना हुआ वस्त्र। और उसके बाद वलकल से के रेशे से उनको ध्यान आया कि इस रेशे से रेशा पैदा करने वाले पौधों को इस्तेमाल किया था सड़ा करके, और फिर उन्होंने वस्त्र के लिए उनका इस्तेमाल किया। परंतु ध्यान रहे कि पट या पट जो शब्द है आरंभ में जो वस्त्र शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल हुआ था, वही यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है और आज तक इस्तेमाल हो रहा है। पट, चित्रपट और पटधारी और पट्टा वगैरह। खैर, तो उन्होंने पटसन से
वस्त्र बनाना सीखा और कुछ दिनों के बाद कपास का पता चला उनको और पता चला कि इससे और मुलायम वस्त्र बनाया जा सकता है। उसी पद्धति से रेशे बना करके, सूत बना करके, और उन्होंने करपट या कपास का वस्त्र बनाना शुरू किया। मेहरगढ़ प्राचीनतम चरण से अनाजों के बीच में कपास के बीज पाए गए हैं, जिसका मतलब होता है कि कपास की खेती होती थी, और कपास की खेती होती थी तो उसका उपयोग भी किसी खास काम के लिए होता रहा होगा, और मेरा ख्याल है कि जैसे तैसे उसका वस्त्र भी बनाया जाता रहा होगा। हम अतीत को बहुत बचकानी अवस्था मान करके और उससे किसी बड़ी योग्यता की कल्पना नहीं करते, इसलिए हम इतिहास को समझने में भी कभी कभी असफल होते हैं। खैर, इसके बाद उन्होंने ऊमड़ा का पता लगाया, यानी कीड़े के शरीर से निकलने वाला जो रेशा है, जो मकड़ी का है, और मकड़ी का जाला तो टूट जाता है, उसका बनाया नहीं जा सकता था, लेकिन जो रेशम का कीड़ा है उसको ढकने के लिए, लार्वा को ढकने के लिए जो कोष तैयार किया जाता है रेशम के कीड़े द्वारा, रेशम की तितली द्वारा, तो उस कोष से धीरे धीरे उनको पता चला कि इससे रेशा और मुलायम मिल सकता है, और उन्होंने ऊंड़ा का प्रयोग शुरू किया, वस्त्र बनाना शुरू किया। ये ऊंड़ा शब्द ऊंड़ावती युति शीलमावती, या तो ऊंट का वह सबसे कोमल रेशे के रूप में इसका प्रयोग हुआ ऋग्वेद में भी। फिर उसके बाद दूसरे वस्त्रों का और सिलाई वगैरह का चलन हुआ, लेकिन इसके समानांतर जाड़े से बचने के लिए चमड़े का इस्तेमाल बहुत प्राचीन काल से होता रहा। जाड़े में ये कपड़े नंगा शरीर काम नहीं दे सकता था, तो उससे बचने के लिए अजिन यानी बकरी के चमड़े का इस्तेमाल होता रहा। बाद में बाघंबर इत्यादि का उनको पवित्र भी माना जाने लगा, क्योंकि वे प्राचीन काल से इस्तेमाल किए जा रहे थे। यहाँ तक कि गोचर्म का भी इस्तेमाल शुरू वाले वस्त्र के लिए नहीं हुआ, उसको बिछाने के लिए, और जो द्रव पदार्थ है वो गिरे नहीं, इसके लिए इस्तेमाल होता रहा। आज मैं केवल ये बता रहा हूँ कि केवल वस्त्र के लिए प्रयुक्त जो हमारे शब्द हैं, जो बाद में जाकर रेशम के लिए शौम वस्त्र, कौशेय वस्त्र, ये सारे रेशम के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो इन सब का प्राचीन रूप दूसरा रहा है। और इसके माध्यम से केवल वस्त्रों के माध्यम से हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं और सामाजिक प्रगति को समझ सकते हैं, किस अवस्था से किस अवस्था तक पहुंचा है। और वह केवल भारत में ही संभव था, इसलिए प्राचीनतम अवस्था से संस्कृत बोलने वाले इसी भारत देश में मौजूद थे।